नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। गांधी जी का अभ्युदय किस तरीके से भारतीय राजनीति में होता है और वो आगे किस तरीके से इसको ले जाते हैं, उसी में आज हम आगे डिस्कस करेंगे खिलाफत आंदोलन के कारण। इससे पहले मैंने चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा, अहमदाबाद सारे आंदोलनों को डिस्कस कर लिया है, तो उन्हें आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। और जो लोग हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे खिलाफत आंदोलन के कारण। देखिए, खिलाफत आंदोलन किस तरीके से, ये खिलाफत जो आंदोलन था उसमें भारतीयों के लिए कोई मतलब नहीं था इसके साथ आना, लेकिन केवल गांधी जी ने इस मंच को इस तौर पर देखा कि ये एक ऐसा मंच हो सकता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आएंगे। क्योंकि गांधी जी की जो विचारधारा थी, उनका एक ऐसा विचार था कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी भी तरीके से बटे नहीं होने चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाति पात हो, ऊंच नीच हो, जितनी भी ये जो बाह्य आडंबर है या इनको कुछ भी मान लीजिए आप, इनमें बिल्कुल भी बटा नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी स्टेज या ऐसा मंच लाना चाहते थे जिसमें समस्त भारत सिर्फ एक भारत, मतलब उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को किस तरीके से अपने असहयोग आंदोलन से जोड़ा था, तो जानेंगे हम खिलाफत आंदोलन के बारे में। देखिए, खिलाफत आंदोलन का कोई मतलब भारत से नहीं था, लेकिन ये भारतीय इतिहास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हुआ क्या था उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 के दौरान। तो जो समस्त विश्व दो खेमों में बट गया था, दो दल कह लीजिए, दो खेमे कह लीजिए, दो पक्ष कह लीजिए, उन दलों में बट गया था। वो एक दल ऐसा था, आप आज के परिप्रेक्ष्य पे अगर देखेंगे, एक दल ऐसा था जो ब्रिटेन और अमेरिका जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, दूसरा दल था जिसे हम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब एक तरफ थे। तो जो तुर्की था, जो तुर्की को लेके पूरा खिलाफत आंदोलन लड़ा गया था, तुर्की जो था वो पूरा एक मुस्लिम बहुल मतलब राज्य थे ये सारे। तो इसमें क्या था कि जब ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय पर, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके विरुद्ध तुर्की ने युद्ध लड़ा था। तो जब ब्रिटिश सरकार के विरोध में इसने युद्ध लड़ा, उस समय पर जब युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद की कंडीशन ये हुई कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। भाई, जो विजित राज्य होगा उसी के हिसाब से संधियां मानी जाएंगी और उसी के हिसाब से जो हारे हुए राज्य हैं उनको मानना पड़ेगा। तो आप तुर्की मान लीजिए, उस समय पर तुर्की एक अकेला नहीं, पूरा एक ऑटोमन साम्राज्य के नाम से था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इस तरीके की जो राष्ट्र थे वो सारे इसमें सम्मिलित थे। तो जो इसमें एक पद था खलीफा का पद। जब ब्रिटिश सरकार ने खलीफा के पद को लेकर, वहां पर तुर्की में क्या हुआ, तुर्की का विघटन कर दिया गया और तुर्की पर अत्याचार करना शुरू कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि तुर्की हारे हुए पक्ष में था और उसके बाद खलीफा का जो पद था वो भी वहां पर समाप्त कर दिया गया और उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो खलीफा था वहां पर सुल्तान, मतलब आप ऐसे समझिए कि एक समस्त विश्व का एक ऐसा खलीफा, एक पद था, सुल्तान का एक ऐसा पद था खलीफा, जिसे समस्त मुस्लिम जो थे वो अपने इसको क्या मतलब एक धर्मगुरु के रूप में मानते थे। तो जब खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, इससे हुआ क्या, वहाँ तुर्की में लोग थे, उन लोगों ने समस्त विश्व में अपने एजेंट भेजने शुरू करे कि किसी तरीके से आप हमारी मदद करिए। एजेंट कौन थे? वो सारे मुस्लिम ही थे। वो इसी तरीके के एजेंट समस्त विश्व में भेजे गए, वो भारत भी आए और उन लोगों ने ये कहा कि भाई हमारी आप मदद करें किसी तरीके से। खलीफा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत में भी थी और ब्रिटिश सरकार की वजह से ही तुर्की में भी ऐसा हो रहा था। तो उस समय पर भारतीय मुसलमानों की जो हमदर्दी थी वो तुर्की के प्रति हो गई, क्योंकि वो भी उसे अपना खलीफा का धर्मगुरु के रूप में मानते थे। समस्त मुस्लिमों ने, जितने भी विश्व के मुस्लिम थे, न केवल भारत के, समस्त विश्व के मुस्लिमों ने अपने आप को इसके धर्म का प्रहार माना कि हमारे खलीफा के साथ ब्रिटिश ने
ऐसा किया और वो इसका बदला लेना चाहते थे। ये इसका एक मेन कारण था, क्योंकि उनका मानना था कि खलीफा का जो पद है उन्हें वापस मिलना चाहिए। जो हमारा साम्राज्य है वहाँ पर जो अरब, इराक, सीरिया, फ़िलिस्तीन ये जो एरिया है यहाँ पर कभी भी गैर मुस्लिम कोई शासक नहीं होना चाहिए, इस तरीके की उनकी, और जो खलीफा का पद समाप्त नहीं होना चाहिए, तुर्की का विघटन नहीं होना चाहिए, ये उनकी मांगें थी। तो 5 जनवरी 1918 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि तुर्की साम्राज्य को भंग नहीं किया जाएगा और ना ही खलीफा का पद समाप्त किया जाएगा। लेकिन ऐसा सच में हुआ नहीं कि कह तो दिया गया कि भंग नहीं किया जाएगा और समाप्त नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी प्रतिष्ठा को कोई क्षति पहुंचाई जाएगी, लेकिन युद्ध की जब समाप्ति हुई तो बिल्कुल इसके विपरीत कार्य हुआ। मतलब तुर्की का विभाजन भी हुआ और खलीफा का पद भी समाप्त किया गया। तो इस तरीके की सिचुएशन आई। अब खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, ये देखिए कि जब हर जगह उनके दूत भेजे गए, या मतलब उनके जो एजेंट थे वो भेजे गए, तो भारत में भी आए और भारत में जो मेन खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया वो 2 नेताओं ने किया। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों अली हैं, इसीलिए हम इन्हें अली बंधुओं के नाम से भी जानते हैं। 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं तथा मौलाना आज़ाद, गांधी जी, अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इसको करेक्शन कर लीजिए, ये है खिलाफत कमेटी। तो खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। देखिए खिलाफत कमेटी में सारे मुस्लिम हैं, लेकिन एक साथ कौन कौन है, गांधी जी को भी इसमें शामिल किया गया। गांधी जी को क्यों शामिल किया गया था आगे देखेंगे। तो गांधी जी को इसमें शामिल किया गया और ये क्यों कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी का एक उद्देश्य ये था कि तुर्की के प्रति जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को अपना रवैये को बदलना होगा और इसे ठीक ढंग से तुर्की के साथ पेश आना होगा। इसके लिए बड़े स्तर पर अंग्रेजी वस्तुओं की बहिष्कार की मांग की गई। मतलब ये बहिष्कार की जो बात चलती है वो हर बार जब भी विरोध प्रदर्शन होता है तो ये सिचुएशन आ जाती है। जैसे ही हमने 1905 के बंगाल विभाजन के समय पर भी देखी थी, वैसे ही मांग कि हम स्कूलों में नहीं जाएंगे, न्यायालय का विरोध करेंगे, वस्तुओं की जो ब्रिटिश की वस्तुएं हैं भारत में उन सभी का हम विरोध करेंगे। तो बहिष्कार का मतलब क्या है, कुल मिला के ब्रिटिश जो भी करेंगे हम उसमें अपनी भागीदारी नहीं करेंगे। जैसे कि सेना में भागीदारी थी, भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदू दोनों ही अंग्रेजी सेना में शामिल थे। आप एक चीज समझिए, ब्रिटिश यहाँ पर भारत में जब राज कर रहे थे तो एक सीधी सी बात थी, वो इतनी सेना लेकर तो वहां से आए नहीं थे और ना ही उनके लिए वो चीज संभव थी। तो जो ब्रिटिश 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा थे, इसलिए विद्रोह भड़का था 1857 का। तो अंग्रेज दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शायद सेना का जो रेशियो था उसको भी कम किया गया था। शायद 2:1 में कर दिया गया था कि 2 भारतीय और 1 अंग्रेज, इस तरीके का बाद में किया गया। तो ये जो चीज़ें थी इसके प्रति बहिष्कार की मांग उठने लगी कि हम सेना में भी नहीं जाएंगे। और इसके लिए जो शौकत अली जो ये बंधु थे अली बंधु, इन दोनों अली बंधुओं ने एक बार भीड़ को संबोधित करते हुए कह दिया था कि सेनाओं में हमारे मुस्लिम भाई या हमारे जो भारतीय हैं वो उसमें नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ से आगे जब देखेंगे कि गांधी जी की जब बात करने जाते हैं वायसराय से, तो किस तरीके से इस बात को कहता है कि अली जो बंधु हैं, शौकत अली बंधु, वो इन बात को वापस लें। तो उसके बाद क्या हुआ, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और इस खिलाफत दिवस में ही वो जो मांगे मैंने आपको बताई हैं वो सारी मांगे रखी गई कि खलीफा का पद नहीं समाप्त किया जाना चाहिए, मतलब पद को वापस दो, खलीफा का जो पद है उसको वापस दें और धार्मिक क्षेत्र से प्रतिबंध को हटा लिया जाए, और जो हमारे अरब, इराक, सीरिया और फिलिस्तीन है इन पर कभी भी गैर मुस्लिम कोई भी शासन नहीं कर पाएगा। 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का एक अधिवेशन हुआ दिल्ली में। उसकी अध्यक्षता करी महात्मा गांधी ने। इसमें कई नेता ऐसे थे कि लोगों को, अब आप सोचिए ना, आज के हो या उस परिप्रेक्ष्य में हो, लोगों को लगेगा कि भाई तुर्की का मामला है, भारतीयों को आप इसमें क्यों घसीट रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, ये मामला मुस्लिमों का है, वो भी भारतीय मुस्लिमों का नहीं, तुर्की के मुसलमानों का है, तो इसको भारतीय मुसलमान क्यों इस चीज़ को पक्ष कर रहे हैं और क्यों इसमें आप जुड़ना चाह रहे हैं। तो गांधी जी से इस तरीके के
प्रश्न उस टाइम पर उठना स्वाभाविक था। तो गांधी जी के जो जब कुछ नेता ऐसे थे उस समय पर जिन्होंने इस चीज़ का समर्थन नहीं किया, लेकिन आप वहीं एक चीज़ ये समझिए, गांधी जी ने एक ऐसी चीज़ सोची थी, उन्होंने ये सोचा था, जो उनका उद्देश्य था कि भारत एक है। उन्होंने लगा कि हम इस मंच को, अगर हम खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ते हैं और इसके साथ ही हम अपने असहयोग आंदोलन को, जो उनका आगे का मतलब उनकी सोच थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इसे आगे ले जाते हैं तो कितना अच्छा होगा कि हिंदू और मुस्लिम एक मंच पे साझा करके हम अपने देश का स्वराज पा सकते हैं, देश को हम मतलब स्वराज दिला पाएंगे। तो ये गांधी जी की ऐसी सोच थी। इसीलिए शुरुआत में क्या हुआ, कुछ नेता इसके समर्थन में नहीं थे। इसका समर्थन तिलक ने भी नहीं किया था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो तुर्की के खिलाफ, तुर्की के लिए जो आंदोलन है उसमें किसी भी तरीके की कांग्रेस की कोई भागीदारी हो। लेकिन बाद में गांधी जी ने उनको समझाया और उन्होंने उसका समर्थन किया। तो गांधी जी के द्वारा ये फिर घोषणा की गई उस मंच से। सोचिए, खिलाफत जो आंदोलन था या खिलाफत कमेटी जो बनी, उससे ये घोषणा की गई कि अगर ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है, वो तुर्की के प्रति अगर अपना रवैया नहीं बदलेगा तो मजबूरन होकर हमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ेगा। ये ऐसा गांधी जी ने खिलाफत के मंच से आह्वान किया या घोषणा की इस चीज़ की, क्योंकि इस समय पर गांधी जी चाहते थे कि किसी भी तरीके से एक ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक मंच दिखाई उनको दे रहा था। इसे एक वो उचित मौके, उचित अवसर की तरह से उन्होंने इसको देखा। लेकिन मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज की संधि कर ली गई। कौन सी संधि कर ली गई? सेब्रिज की संधि कर ली गई और इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। अब देखिए, जब तुर्की का विभाजन हो ही गया, जो शर्तें थी पहले वो तो छोड़ी थी, जब विभाजन हो गया तो आंदोलन को भड़कना स्वाभाविक था। आंदोलन बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। 20 जून 1920 में खिलाफत कमेटी का फिर एक अधिवेशन हुआ, वो हुआ इलाहाबाद में। और इससे में क्या कहा गया कि कॉलेज और जितने भी न्यायालय हैं, इन सभी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ना केवल कॉलेज और ये सारी चीज़ें, इसमें यह भी कहा गया कि हम मद्यपान नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी ब्रिटिश का सहयोग करती हैं, असहयोग का मतलब होता है असहयोग। अभी तक हम जिन चीज़ों में ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहे थे, अब हम उन किसी भी चीज़ में ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। इसीलिए हम इसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने जब इस चीज़ को कहा कि हमें इन सब चीज़ों का जो है खंडन करना चाहिए, ना हम कॉलेज जाएंगे, ना हमारे मतलब न्यायालय का भी हम बहिष्कार करेंगे, स्कूल कॉलेज नौकरशाही सेना सभी जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के कार्य हैं, उन सभी का हम विरोध करेंगे। फिर लेकिन हुआ क्या, उसी दिन 1 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी के औपचारिक तौर पर ये असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई और दुर्भाग्यवश उसी दिन 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं कि क्यों ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। विश्व युद्ध के बाद हुआ क्या था, भारतीयों के जो संसाधन थे, जो भारतीय संसाधन थे, उनको जम के अंग्रेजी सरकार ने लूटा। इतना लूटा कि बिल्कुल खोखला कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, उस लूटे हुए सामान की वजह से या चीज़ों की वजह से कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई भारतीय वस्तुओं की जो भारत में अवेलेबल थी, जनता पर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया गया कर का कि वो उसे चुका ही नहीं सकती थी। मतलब महंगाई में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। सूखा, बेरोजगारी, महामारी, हजारों लोगों ने इस चीज़ों की वजह से हजारों लोगों की जान ली। 1914 से 1918 के विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब कोई भी खबर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पेपरों में नहीं छप सकती थी या प्रेस में नहीं छप सकती थी। इसमें एक और बहुत बड़ा रोल था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके बारे में मैंने पहले पूरा बताया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें। कारावास की इसमें अनुमति दे दी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ऐसा व्यक्ति था, उसको खुली छूट थी कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है आप उसको बिल्कुल गिरफ्तार कर लीजिए। ना उससे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी इसे
कहा गया है। तो ये एक रॉलेट एक्ट था। इसके बाद इस पर भी और भी बहुत बुरी घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे बाग में जहां पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी और जनरल डायर के द्वारा वहां पर इस तरीके से गोलियां चलाई गई कि हजारों लोग, सैकड़ों में लोग वहां मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरीके के लोग वहां पर उपस्थित थे। मैंने पूरा इसके बारे में भी बताया है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। और इसके बाद जो कमेटी बनी, हंटर कमीशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है हमारे लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी, और इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। हंटर कमीशन ने उस पर और भी बहुत अच्छा काम किया कि जिस बंदे की वजह से ये हुआ उसको ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल तोहफे के रूप में बहुत सारा पैसा भी दिया, नौकरी से तो निकाल दिया वो एक अलग बात थी, लेकिन इतना पैसा दिया और उसको तमाम उपाधियां दे दी गई। बहुत अच्छा किया तुमने ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत अच्छा किया। तो ये भी एक आक्रोश का कारण बना। दूसरा एक और था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की द्वैत शासन की प्रणाली, मतलब सरकार द्वैत शासन की प्रणाली जो प्रांतों में लगाई गई, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। द्वैत शासन की प्रणाली का ये मतलब है कि प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया गया। गवर्नर को तो सारे अधिकार दे दिए गए और जो बचे कुचे थोड़े बहुत अधिकार थे वो भी सब गवर्नर की मर्जी से ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग उसमें मतलब निर्वाचित होकर भी गए हैं उनको हटाना और रखना वो भी गवर्नर की मर्जी से था। तो द्वैत शासन भी एक बिल्कुल मतलब बहुत खराब सिचुएशन थी। तो इस तरीके के जो कारण थे वो सब असहयोग आंदोलन शुरुआत करने के लिए कारण बने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को पारित किया गया था। इसमें कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था, महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। वो क्या आया था? पहले कांग्रेस क्या करती थी, केवल संवैधानिक तरीके से ही कार्यों को पूरा करती थी, लेकिन अब क्या आया कि स्वशासन प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक तरीके से काम नहीं चलेगा। केवल अब हम संवैधानिक तरीके से नहीं, इसके स्थान पर शांतिपूर्ण और न्यायोचित, हम न्याय के तरीके से और शांतिपूर्ण, मतलब हम कोई भी अहिंसा, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हिंसा से भरा हो या कानून को तोड़ता हो। इसके अलावा केवल संवैधानिक तरीके से अब हम स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो लक्ष्य था उसको परिवर्तित कर दिया। स्वराज्य प्राप्ति के लिए अब मुख्य लक्ष्य कौन सा हो गया था? मुख्य लक्ष्य हो गया था शांतिपूर्ण तथा न्यायोचित तरीका, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई? जनसाधारण की भागीदारी। सबसे बड़ी इसमें बात यह थी कि जनसाधारण, जो आम जनता है, उसको स्वीकार किया गया। इस समय में गांधी जी ने कहा कि अगर आंदोलन पूरी तन्मयता, मतलब पूरी अच्छे तरीके से अगर चलाया गया तो मात्र एक वर्ष में हम स्वराज के लक्ष्य को पा लेंगे और वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। इस आंदोलन के चलते कई क्रांतिकारी संगठनों ने अपना पूरा समर्थन दिया था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने क्या किया था, इनकी भी सुनिए। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस कारपेट, बीसी पाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। भाई इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? ये बहुत ज़्यादा मानते थे कि हम कैसे काम करेंगे, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट, ये मानते थे कि हम संवैधानिक तरीके से कामों को अपने पक्षधर थे, ये संवैधानिक तरीकों को मानना पसंद करते थे। इन्होंने इस चीज़ का खंडन किया था कि हमें शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन्होंने अपना इससे इस्तीफा दे दिया था। बाकी जो बंगाल के क्रांतिकारी संगठन थे उन सभी ने, वो सभी, ये पंजाल नहीं, ये बंगाल के क्रांतिकारी है, बंगाल के सभी क्रांतिकारी संगठनों ने इसमें अपना समर्थन दिया था। और संवैधानिक, क्योंकि ये संवैधानिक तरीका चाहते थे भाई, मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीमती एनी बेसेंट, जीएस कारपेट, बीसी पाल, इन लोगों ने इससे इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसी आंदोलन को खिलाफत कमेटी का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो गया था। आप सोचिए, एक तरफ असहयोग आंदोलन के सारे नेता और सारी जनता और दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन, दोनों आंदोलन अब एक ही मन से चलाए जा रहे थे। इसमें जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ और इस आंदोलन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो आंदोलन था उसका प्रसार किस तरीके से हुआ? प्रसार को अगर हम देखेंगे, गांधी जी के द्वारा जितनी भी ये जो चीज़ें थी, देशी वस्तुएं, उन सभी, विदेशी वस्तुएं, उन सभी का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। और ब्रिटिश संस्थाएं, न्याय, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, या वो कॉलेजेस हों, या मतलब किसी भी तरीके, सेना हो, जितने भी उनके काम थे, सारी दुकानें हो, शराबबंदी हो, क्योंकि शराब पीना, यहाँ पर जो मद्यपान करना शुरू हुआ था वो उसी समय से चालू हुआ था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, तभी से ज़्यादा ये ट्रेंड में आया था। तो वो सोचते थे कि ये इनकी एक, यहाँ से इन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है, हम इसका भी विरोध करेंगे।
इसीलिए इस समय पर आने की प्रसार आंदोलन में आने के लिए कई बड़े बड़े नेताओं ने, कई बड़े बड़े जो उस समय के क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने अपनी विख्यात नेता जो थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, C.R. दास, C. गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अली टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद। ये प्रमुख थे। ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल से अच्छे से पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से नेता ऐसे थे जिन्होंने अपनी वकालतें छोड़ दी थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, इन्होंने अपनी कैसरे हिंद का पदक लौटा दिया था। उस समय पर एक फंड बना था, तिलक फंड। उस तिलक फंड की आप देखिए कि उस समय पर, आज के सब परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तब भी 1 करोड़ अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और उस समय की बात है तब तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, और पूरे देश में चरखे का और खादी का खूब प्रसार किया गया था। और कांग्रेस ने स्वयंसेवी संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी, ये जो दल थे, उन्होंने, जो सेनाएं थी, उन्होंने समानांतर पुलिस की तरह कार्य करना शुरू कर दिया था। ये उस समय पर असहयोग आंदोलन में कितनी अच्छी चीज़ें हुई। तो आंदोलन उस समय पर कितना अच्छे तरीके से चल रहा था। धीरे धीरे आंदोलन और भी प्रभावी होता जा रहा था, इसमें एक नई ऊर्जा आती जा रही थी, क्योंकि अवध किसान आंदोलन, अगर हम अवध किसान आंदोलन की बात करें, ये उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा था। मोपला विद्रोह, मालाबार आदि, ये सभी कहाँ चल रहे थे, ये इस मालाबार में मोपला विद्रोह आंदोलन चल रहा था। वो सब इन्हीं तरीके की प्रक्रियाओं को लेके आंदोलन चलाए गए थे। अब जब ये इतने आंदोलन चल रहे हैं तो सरकार बैठी तो रहेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो उसे भी रिएक्शन लेना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ वो भी अपनी प्रतिक्रिया देगी। तो सरकार ने सोचा कि किसी तरीके से इसके जो नेता हैं, मतलब असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, गांधी जी। खिलाफत के नेता कौन थे उस समय पर, गांधी जी। तो उन्होंने क्या कहा, उनको बुलाया और उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत में कहा सरकार ने कि भाई किसी भी तरीके से, उस समय के वायसराय लॉर्ड रेडिंग और गांधी जी की वार्ता संपन्न हुई, जिसमें वायसराय ने कहा कि अली बंधु, जिन्हें हम अभी ऊपर बता चुके हैं, जिन लोगों ने ये आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था, तो अली बंधु के बयानों को वापस ले ले। इनके बयान क्या थे, वही कि किसी भी तरीके से सेना से भारतीयों को हटाया जाए या मुसलमानों को हटाया जाए, हमारा कोई भी भाई अंग्रेजी सरकार की सेना में मदद नहीं करेगा। तो इस तरीके से, लेकिन गांधी जी को उस समय पर ये चीज़ समझ में आ गई कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक ही मन से दोनों चल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ये खिलाफत के नेताओं और उनके बीच में एक दरार पैदा करना चाहती। ऐसा गांधी जी को आभास हो गया। उनको लगा कि ब्रिटिश सरकार बांटो और राज्य करो की नीति को आगे बढ़ाने के लिए वापस से हमारे साथ ही ऐसा करना चाहती है। तो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया था, और जब ये मांग ठुकरा दी गई तो जाहिर सी बात है अंग्रेज खुश तो होंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, इसके विरोध में दमनकारी नीतियां अपनाना शुरू कर दी। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया और तमाम सार्वजनिक प्रतिबंध लगा दिए गए। और कुछ समय के बाद, उस समय पर क्या था कि जो प्रतिबंध तो लगाए गए साथ में, और उसके बाद गांधी जी को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आगे चल के हुआ इसलिए था क्योंकि फरवरी के टाइम की, अब इनके पहले की थोड़ी सी घटना है जो हम चौरी चौरा घटना के बारे में देखेंगे। गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो आंदोलन इतनी तीव्र अपने उस पर था, पड़ाव पर था कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कहा कि गांधी जी अगर नहीं भी है नेता, तब भी वो दूसरे जो नेता थे उनके हाथों में वो कमांड आ गई थी, और वो सारे नेता पूरे भारत में ये आंदोलन अपनी एक चरम सीमा पर था। और उसी के बाद अगर गांधी जी ने कहा कि उस समय पर गांधी जी ने कहा था कि अगर ब्रिटिश सरकार का रवैया अभी भी नहीं बदलता है भारतीयों के लिए या खिलाफत के लिए, तो हम एक बड़े स्तर पर अभिनव अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसे हम चौरी चौरा घटना के नाम से जानते हैं, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक के वीडियो के लिए ये आपके लिए इतना उपयोगी है, अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, हम उसे आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा से फिर कहूँगी, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।